Hello students, welcome to Success Tree Himachal and HP पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन सेशन जिसमें एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी। स्टूडेंट, अगर आप गो थ्रू करेंगे जीएस सेक्शन को तो आपको पता चलेगा बहुत से सवाल जो हैं इंडियन पॉलिटी से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सेवरल सेशंस जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है और जल्दी ही आपकी परीक्षा का भी आयोजन होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई जो तैयारी आप लंबे समय से कर रहे हैं वो निश्चित रूप से फ्रूटफुल रहे आपके लिए। तो हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होंगे और हमारे इन सेशंस के साथ कनेक्ट रहिए। आपकी रिवीजन जो है जर्नल स्टडीज या अदर सब्जेक्ट की वो प्रॉपर वे में होती ही रहेगी। तो चलिए, टाइम टू स्टार्ट दिस सेशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारे सेशन में इंडियन पॉलिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला सवाल स्क्रीन पर है आपकी, तो ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। सो भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट्स द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? सिंपल है, आपको सिर्फ आर्टिकल बताना है, शेड्यूल बताना है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल, ठीक है ना। इंडिया एज ए यूनियन ये हमारे आर्टिकल 1 to 4 में तो मिलता है, लेकिन इसका जिक्र शेड्यूल्स में भी है और किस शेड्यूल में ही आपको बताना है। तो जो सही आंसर इस सवाल का स्टूडेंट होगा वो है ऑप्शन ए, शेड्यूल 1। सो द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन, बहुत क्लियरली डिफाइन करता है कि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये ऑफिशियली हमारे संविधान में लिखे हुए शब्द हैं और डिफाइन किया है इंडियन टेरिटरी को कि हम भारत की टेरिटरी किसको कहेंगे। तो भारत की टेरिटरी में दी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड है, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड है और एक्वायर्ड टेरिटरीज जिनको भारत ने मिलाया है, जैसे कि गोवा का एग्जांपल आप ले सकते हो, आप सिक्किम का एग्जांपल ले सकते हो। सो ऐसे स्टेट्स को हम कंसीडर करेंगे, इंडिया कहेंगे। तो ये आपके पहले ही अनुसूची में जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? Which schedule of Indian Constitution was added by 73rd Constitutional Amendment? 8th schedule, 9th schedule, 10th schedule और 11th schedule? हाँ जी बच्चों, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, बाकी तो आप इजिली रिस्पॉन्ड कर ही सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11th शेड्यूल, ठीक है। 1992 में जब आपका पंचायती राज अधिनियम या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पारित किया गया टू मेक सम रिफॉर्म इन द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो एक अलग से नया शेड्यूल भी बना 11th शेड्यूल के तौर पे, 11th शेड्यूल के रूप पे। ऑलराइट, एंड इसमें तकरीबन 29 सब्जेक्ट्स का हमें जिक्र मिलता है, जिसमें पावर्स ऑफ पंचायत, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, मार्केट, रोड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के संदर्भ में इलैबोरेटली मेंशन किया गया है कि पंचायतों में, गांव में, ग्रास रूट जो भारत है वहां पर क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्वाइलेशन? क्वाइलेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वालिशन गठबंधन की सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल, शेयरिंग ऑफ पावर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, शेयरिंग ऑफ पावर बाय 2 or more political parties, and D, none of the above. So what shall be the correct one here बच्चों? क्या आंसर करेंगे आप? रिस्पॉन्ड करिएगा, क्या सही उत्तर होगा? तो जो सही आंसर इस सवाल का है वो है शेयरिंग ऑफ पावर बाय 2 or more political parties। क्वाइलेशन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है स्टूडेंट, सी आंसर यहां पे करेक्ट है। उसमें कोई एक राजनीतिक दल नहीं होता, हो सकता है कोई लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी हो, बट इसके अलावा इट्स अ क्वाइलेशन। बहुत से अलग अलग जो रीजनल पार्टीज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। ऐसे भी पार्टीज होती हैं जिनको बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिला, उनको भी सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पे जब 2099 से 4 तक सरकार रही थी, ठीक है, एनडीए अलायंस,
तकरीबन 22 पार्टियों का समर्थन था, 22 पार्टीज, और ऐसा पहले भी कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में रही है। समस्या ये होती है कि जो नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं, कई बार ये रीजनल पार्टीज उसमें अड़ंगा डालती हैं, अपना समर्थन वापस लेने की धमकियां देती हैं। इसका उदाहरण 13 दिन की सरकार वाजपेयी जी की रही। उसके पश्चात 2008 में जब सिविल न्यूक्लियर डील का इशू था तो उस पर मनमोहन जी की सरकार, या जो आपका यूपीए अलायंस है, वो टूटने जा रहा था। लेफ्ट पार्टीज ने अपना समर्थन ले लिया था, बट समहाउ बच गया। ये चीजें याद रखिएगा कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में लोकपाल की तर्ज पर भारत में लोकपाल की स्थापना की सिफारिश प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 द्वारा की गई थी। बताइए। फिनलैंड एंड नॉर्वे, फिनलैंड डेनमार्क नॉर्वे, फिनलैंड नॉर्वे डेनमार्क स्विट्जरलैंड, फिनलैंड इंग्लैंड नॉर्वे। ओम्बुड्समैन, ये शब्द आपने सुना होगा, रिड्रेसल सिस्टम जिसको हम क्या देते हैं। तो ये कहां से एक्चुअली भारत, ये लोकपाल लोकायुक्त की जो व्यवस्था भारत में है, ये बी ऑप्शन स्टूडेंट सही है। फिनलैंड डेनमार्क नॉर्वे में यहां पर ये ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है। इस सिस्टम जो रिड्रेसल सिस्टम है, कंप्लेन आप कर सकते हैं, वहीं से भारत सरकार इंस्पायर हुई और आज हम लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्थाएं केंद्र और राज्यों में देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे। भारत में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव के लिए निम्नलिखित प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फॉर इलेक्शंस इन लोकसभा एंड असेंबलीज इन इंडिया द फॉलोइंग सिस्टम इज यूज्ड: प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरेस्टिंग सवाल है, आंसर करिए आप। भारत में लोकसभा या विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उनमें इनमें से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो भाई प्रोपोर्शनल सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज हियर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी जिन का है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है इस सवाल का। ठीक है नहीं? सो लोकसभा और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्चुअल में चुना जाता है और इसका मुख्य लक्ष्य है टू गिव रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटरी, कि एक स्थान में कितनी जनसंख्या है इस आधार पे नहीं, टेरिटरी के आधार पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसा क्या होगा, किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे डिमांड हो जाएगी कि भाई हमारे यहां से 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए, कहीं कम है, तो इसलिए टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे अब। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व साझाकरण व्यवस्था को सुलझाने के लिए वित्त आयोग बनाने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संविधान का हिस्सा है? आर्टिकल 275, 280, 282, 285। 4 ऑफ द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो और दिल से मेहनत कर रहे हो ना, तो फिर आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि रटी रटाई चीजें ही जो है एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। अब आपके इन एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बड़ा है, उठा है, तो बारीक नॉलेज आपको हर विषय का होना अब आवश्यक है, जरूरी है। और जो भी आपका स्टैटिक जीके है बच्चों, वहां से नंबर बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। सो हम आंसर करिए, सिंपल प्रश्न है ये। सो आंसर यहां पे फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में है और फाइनेंस कमीशन का जिक्र मिलता है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डिफाइंस देयर शैल बी अ फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी। भारत राज्यों और केंद्र की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दी फाइनेंसेस, तो फाइनेंस कमीशन की स्थापना करी गई भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? Conduct of election for the post of speaker and the deputy speaker of Lok Sabha and the deputy chairman of the Rajya Sabha। क्या ये मेन वर्क है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? नेक्स्ट है conduct of election to the corporation and municipalities, and third
डिसाइडिंग ऑन ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शंस। तो आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है भाई। थोड़ा सा समय लीजिए इस प्रश्न में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे आपकी परीक्षा में कम संभावना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, बट फिर भी एक दो सवाल थोड़ा सा होने चाहिए, रहने चाहिए, ताकि आप अगर ऐसा कोई एक दो प्रश्न पूछ भी लिए जाए तो आपका अभ्यास अच्छे से पहले ही हुआ हो। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली डी, नन ऑफ दिस। तीनों ही ऑप्शन गलत है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ये होता है टू सुपरवाइज, डायरेक्ट होल्ड द कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। पार्लियामेंट के जो चुनाव हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव हैं, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, उनको मैनेज करना, ये मुख्य रूप से काम होता है। टू सेट डाउन जर्नल रूल्स ऑफ द इलेक्शन, जो जर्नल ड्यूटीज हैं, रूल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या जो नामांकन पत्र है वो भरना, या पात्रता सही है या गलत है, ये निर्धारित करना काम होता है। लेकिन स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, ये इलेक्शन कमीशन का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? आजादी से पहले इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, तो इसके आपको बताने हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एच.सी. मुखर्जी। हाँ जी बच्चों, व्हाट शैल बी द करेक्ट आंसर हियर? कांस्टेंट रिस्पॉन्स आपका आता रहना चाहिए, पार्टिसिपेशन मस्ट बी देयर, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना सीखो चीजों को, डाउट हो तो मेंशन कमेंट बॉक्स में किया करो। ठीक है जी, तो जो करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा वो है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो एक वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति उस समय की गई थी, और वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भी और भी कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे थे। चलिए जी, नेक्स्ट है, हु वाज द हेड ऑफ यूनियन पावर कमेटीज? इसीलिए मैं पिछले सवाल में रुक गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? यूनियन पावर कमेटी, पावर्स कमेटी का प्रमुख कौन था? देखिए, जब हमारा संविधान बना, संवैधानिक सभा बनी, 389 सदस्य थे इनिशियली, बाद में कम हुई संख्या ये, जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, ठीक है, या प्रिंसली स्टेट्स ने रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया, लेकिन उसके पश्चात भी सुचारू रूप से कार्य चलता रहे, विभिन्न कमेटियों का निर्माण किया गया था, और उनमें से ही एक कमेटी थी भाई यूनियन पावर्स कमेटी। तो इसके हेड कौन थी आप बताएंगे? सही आंसर ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए मैं पिछले जिक्र नहीं कर रहा था, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर कर पाए। सो यूनियन पावर जो कमेटी है, इट वॉज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। आल्सो ही वॉज द हेड ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नहीं, प्रधानमंत्री भी बने। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का संविधान प्रकृति में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय विशेषता नहीं है? The Constitution of India is considered federal in nature and unitary in spirit. Federal in nature and unitary in spirit. So which of the following is not a federal feature? Federal feature इनमें से कौन से नहीं है, ये बताएंगे आप। 3-tier government structure भारत में है, क्या सही है? Independent judiciary, bicameralism, और appointment of state governments by the central government. Easy है, not a difficult one. देखिए, जितनी भी प्रकार की सरकारें, उनके विषय में जानकारी रहनी चाहिए, चाहे वो संघात्मक ढांचा हो, एकात्मक ढांचा हो, या कोई और स्ट्रक्चर। यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स और द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसे कहते हैं, टेटोलिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन होगी, है ना। तो चलिए, तो जो सही आंसर इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन डी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, ये आपका संघीय ढांचे का प्रावधान नहीं है। तो निश्चित रूप से डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर अब बढ़ते हैं।
भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है। A bill for the creation of new state in India is required to be passed in the parliament by simple majority, two-third majority plus ratification of half of the states and none of the above। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? क्विकली रिस्पॉन्ड करिए सभी। हाँ जी बच्चों, तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है जी, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट शैल बी द मीनिंग ऑफ सिंपल मेजॉरिटी? तब तक देखते हैं भाई। सो द पार्लियामेंट में बाय लॉ विद सिंपल मेजॉरिटी फॉर अ न्यू स्टेट एंड नो स्पेशल प्रोसीजर, इसके लिए कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती है अलग से। ठीक है, आर्टिकल 3 में भी ये मेंशन किया गया है कि अलग से हमें भाई क्या है, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी से अगर कानून पारित किया जाए तो भी जो है नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आर्टिकल 4 में भी इसके विषय में जानकारी हमें मिलती है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, सिंपल लाइन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? 6ठी अनुसूची क्या करती है यह पता रहना चाहिए। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। 6ठी अनुसूची में सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए, क्या कहती है कि जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, वहां का प्रशासन कैसे चलेगा, इसके विषय में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ट्राइबल एरिया ऑफ विच प्लेस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मणिपुर जो है इस लिस्ट में शामिल नहीं है। ऑलराइट, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश आएगा, बट मणिपुर इसमें जिक्र नहीं आता है। अगला प्रश्न, मतदान का अधिकार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? फंडामेंटल राइट इसे हम कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी या फिर लीगल राइट कहेंगे? बड़ा साधारण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि इसका जिक्र मिलता कहां है। वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, बाय द पार्लियामेंट? क्या राइट टू वोट का कहीं जिक्र है भी कि नहीं? हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, लीगल राइट है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। अब अगर थोड़ा सा इस पर मैं रोशनी और डालूं तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है भारत में, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 जो है, उसमें सेक्शन 62(1) जो है, उसमें बड़ा क्लियरली जिक्र किया गया है कि देयर शैल बी अ राइट टू वोट। ठीक है ना, और उसमें कंडीशंस बताई गई हैं कि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और साथ ही में हमारे संविधान की धारा 326 में भी यह जिक्र किया गया है कि इलेक्शन जो होगा लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का, वो एडल्ट फ्रेंचाइज पे होगा, मतलब मतदान के माध्यम से ही होगा। ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी करता है वो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपना मत दे सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य भत्तों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धनराशि, कहां से धनराशि ली जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बोथ ऑफ देम इन 1:1 रेशियो या नन ऑफ दी अबव? हाँ जी बच्चों, इजी क्वेश्चन है ये, तो आसान प्रश्न है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य भत्तों के लिए निम्नलिखित में से कहां से धनराशि ली जाती है? कौन सी धनराशि ली जाती है इनमें से?
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र मिलता है। ऐसे ही आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, जिसे इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी सैलरी अलाउंसेस हैं आपके जुडिशरीज के या जजेस के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही रिलीज होते हैं। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम से संबंधित है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, या जिसको हम इंटर स्टेट रिलेशंस कह देंगे। कौन से पार्ट में जिक्र मिलता है? हर बार आर्टिकल्स ही नहीं पूछे जाएंगे, पार्ट्स की फॉर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आई होप आप आंसर कर पाए इस प्रश्न का भी। नॉट अ डिफिकल्ट वन, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा इलैबोरेटली संविधान को पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। यू मस्ट इलैबोरेटली स्टडी दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है जी। 13 जो हमारा पार्ट है उसमें हमें जिक्र मिलता है आर्टिकल 3012 to 307 डील्स विद द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और इससे संबंधित कोई नियम बनाना है, कोई परिवर्तन करना है, तो वो भारत की पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ऐसा कर सकती है। ऑलराइट, तो चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस अर्थ में भिन्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज? तो ऑप्शन ए है बोथ अ रियल एंड अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बी है अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी है बायलैटरल बाइकैमरल लेजिस्लेचर, एंड डी है द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस सवाल का? ध्यान से पढ़िए। क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में यह स्टेटमेंट सही होगी? ध्यान से पढ़ना है। भारतीय संसदीय प्रणाली किस प्रकार से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है? कौन सी ऐसी सुविधाएं भारतीय संसदीय प्रणाली में है जो हमें नहीं दिखती हैं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली? संसदीय प्रणाली का सिंपल अर्थ क्या होता है? ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर जो प्रतिनिधि है, राज्य का प्रतिनिधि है, या सॉरी हेड ऑफ स्टेट है, वो जनता द्वारा चुना गया होगा, जहां लेजिस्लेचर जहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो, और जहां क्लोज रिलेशन हो बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये तीनों ही व्यवस्थाएं, चारों ही व्यवस्थाएं भारत में मिलती हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम बात करें, सो जुडिशियल रिव्यू यहां पर सही उत्तर होगा, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है, इट इज नॉट मेंशन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए। भारत के संविधान में हालांकि जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सिंपल साधारण शब्दों में बात करूं, अगर विधानपालिका ऐसा कोई नियम बना दे या कार्यपालिका लागू कर दे जो संविधान की किसी धारा का उल्लंघन कर रही है, तो न्यायपालिका न्याय पुनर्निरीक्षण की शक्ति के माध्यम से उस कानून को या उस इंटरप्रिटेशन को रद्द घोषित कर सकती है। न्याय पुनर्निरीक्षण की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इसका ओरिजिन जो है 1803 में, ठीक है, माबरी वर्सेस मेडिसिन केस में हुआ था, और उस समय के जज जो थे यूएसए के जज मार्शल, पहली दफा देखिए इस केस में जिक्र आया था। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहली दफा जुडिशियल रिव्यू का जिक्र किस केस में? देश तो पता समझ लिया आपने, यूएसए है। केस याद रखिए, माबरी वर्सेस मेडिसिन केस 1803, जज मार्शल ने जुडिशियल रिव्यू या न्याय पुनर्निरीक्षण की शक्ति का
प्रयोग किया था और निर्णय लिया था। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सब्स्टिट्यूट ओडिया फ्रॉम ओरिया? किस संवैधानिक संशोधन में उड़िया के स्थान पर उड़िया, ओरिया आएगा यहां पे, ठीक है ना, ओरिया शब्द है, हिंदी में ये उड़िया ही आ गया दोनों दो बार, ओरिया शब्द प्रतिस्थापित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उड़िया जो भाषा है उसके लिए ओरिया शब्द प्रयोग किया जाता है। अब 91st, 93rd, 96, 99 सिंपल प्रश्न है, सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू हैव गॉन थ्रू with the all amendments of the constitution, it's easy for you to respond over this question. So here the correct answer of this question is option C, 96th constitutional amendment. Under the 96th constitutional amendment in 2011, the word Odia was replaced or substituted by Oriya word. ठीक है ना? चले, सो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायालयों की एकल प्रणाली कहां से अपनाई गई है? फ्रॉम वेयर इज द सिंगल सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाँ जी, कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। हाँ जी बच्चों, भारत के संविधान में न्यायालयों की एकल प्रणाली, सिंगल सिस्टम या जिसको इंटीग्रेटेड सिस्टम या इंटीग्रेटेड मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, ये कहां से प्रेरित है? ये प्रेरित है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सुप्रीम कोर्ट की, फेडरल कोर्ट की स्थापना इसी के तहत की गई थी भारत में। ऑलराइट, चलिए जी बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कहां से प्रेरित है? फंडामेंटल ड्यूटीज का सिद्धांत जो है, ठीक है ना, ये हम कहां से अडॉप्ट किया है? फंडामेंटल राइट्स का तो बड़ा जिक्र किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज का कम जिक्र होता है। सो इट इज टेकन फ्रॉम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी जो है आपका ये सही उत्तर होगा। उस समय हम इसको रशिया के बजाय यूएसएसआर कहते थे, तो यूएसएसआर के संविधान से हमने ग्रहण किया फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। भारत के नागरिक होने के नाते आप पर कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी रहनी चाहिए। हालांकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A में इसका जिक्र मिलता है, पार्ट 4A में, और ये नॉन जस्टिसेबल ही है, लेकिन फिर भी गाइडलाइंस की तरह ये कार्य करती हैं। ये गाइड करती हैं सिटीजन्स को। जिस प्रकार से डीपीएसपीज निर्देश देते हैं राज्यों को कि क्या करना चाहिए, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज निर्देश देते हैं भारत के नागरिकों को कि क्या करना चाहिए। ठीक है, कैसे एक अच्छा स्टेट कॉन्डक्ट विद इन द स्टेट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? यूनिटरी फॉर्म से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है आज आपका अलग तरीके से। सिंगल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन हो सकता है। नो डिवीजन ऑफ पावर्स, जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। इट्स नॉट मैंडेटरी एक्चुअली कि इंडिपेंडेंट हो या ना। तो थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के विषय में आपको जानकारी रहनी ही चाहिए। क्या आंसर होगा स्टूडेंट इस सवाल का? क्विकली रिस्पॉन्ड, आंसर करते रहना है कमेंट बॉक्स में। सभी ने आपकी सहभागिता चाहिए एक्टिव, तभी सेशन इंटरेस्टिंग लगते हैं, अदरवाइज तो फिर एक तरफा ही सेशन रहता है। सो यहां पर बच्चों जो सही आंसर इस प्रश्न का होगा वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4, मतलब चारों ही ये स्टेटमेंट सही है। देखिए यूनिटरी जिसको एकात्मक शासन प्रणाली होती है, वहां सेंट्रलाइजेशन मॉडल अप्रयुक्त रहता है। मतलब केंद्र जो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके पास ज्यादा शक्तियां नहीं होगी और एकात्मक सरकार का ऑब्सोल्यूट होने का भी खतरा रहता है ना, कि कहीं निरंकुश ना हो जाए। और ज्यादातर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप में हमें ये मॉडल देखने को मिलता है। जहां राजशाही है या फिर तानाशाही है, वहां हमें ये एकात्मक स्ट्रक्चर ज्यादा देखने को मिलता है। कम पॉपुलेशन होती है, होमोजेनिटी होती है कल्चर में, है ना। लेकिन भारत जैसे विशाल जनसंख्या, मल्टी और रिलीजियस नेशन में ये संभव नहीं है। तो सिंगल गवर्नमेंट तो नहीं संभव है। भारत के कंटेक्स्ट में देखेंगे समझ आ जाएगा आपको, है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम है, एक सरकार नहीं है, केंद्र है, राज्य सरकार है, लेकिन एकात्मक प्रणाली में सिर्फ एक केंद्र सरकार होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न हो सकता है, ज्यादातर रिटर्न ही होता है,
लेकिन अनरिटर्न भी हो सकता है। कोई शक्तियों का विभाजन नहीं होगा, केंद्र के पास ही सारी शक्तियां होंगी, राज्यों को कोई शक्तियां नहीं दी जाएंगी। ठीक है जी। और इसके अलावा जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट, हाँ न्यायपालिका ज्यादातर मतलब डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द स्टेट पे। अगर वो लॉ करते हैं तो एक अलग से जुडिशरी बना दी जाएगी, अगर नहीं करते हैं तो फिर जो केंद्र है, मतलब जैसे कि पॉलिट ब्यूरो का एग्जांपल, आप चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, इवन दे कंट्रोल जुडिशरी आल्सो। जुडिशरी को भी जो है, मतलब जुडिशरी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले पाती जो पॉलिट ब्यूरो के अगेंस्ट जाए। चलिए, सो दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस विद दिस सेशन। हमने इस सेशन के माध्यम के साथ आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया, कुछ नया सीखा हो इस सेशन के माध्यम से, अच्छी रिवीजन आपकी परीक्षाओं की हुई हो। ऐसे ही हमारे साथ आने वाले हमारे सेशंस के साथ जुड़े रहिए, और जल्दी ही हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। जो आपका कांस्टेबल की परीक्षा है, तो अवेल दी अपॉर्चुनिटी, उसका भी लाभ उठाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार ही आपकी वर्दी पहनने का जो आपका सपना है वो पूरा हो सके। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अब समय आ चुका है अलविदा कहने का। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अवर सेशन टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर।